बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 4 का बड़ा अहम टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम लॉन्ग क्वेश्चन भी इसको हम कह सकते हैं, और कॉन्सेप्ट के एतबार से भी बड़ा अहम टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि हम बीएस कर लेते हैं या एमफिल तक पहुंच जाते हैं और ये चीज़ें हमें क्लियर नहीं होती। तो कोशिश करूँगा कि आसान करके आप लोगों को समझाया जा सके। माइटोसिस, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। हमारे पास माइटोसिस हम कहते हैं डिवीजन ऑफ सेल। अब ये हमारे पास एक सेल है जिसमें एक सेल डिवाइड होगा और दो एक ही तरह के डॉटर सेल्स को बनाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या था, पेरेंट सेल था, और ये जो हमारे पास दो सेल्स बनेंगे ये सेम एक ही तरह के सेल्स होंगे, इनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं। अच्छा, अब इधर मैंने कहा कि दोनों एक ही तरह के होंगे, इसलिए हम इनको डॉटर सेल्स भी कह रहे हैं। अब पेरेंट सेल्स के अंदर अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 हैं तो डॉटर सेल्स के अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 46 होंगे। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसमें सेल डिवाइड होते हैं और डिवाइड होकर एक ही तरह के या आइडेंटिकल सेल्स को बना रहे होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस कहते हैं। अब अगर हम यूकैरियोट्स के अंदर माइटोसिस की बात करें तो ये कहाँ पर हो रही होती है, ये हो रही होती है सोमैटिक सेल्स के अंदर। अब यहाँ पर आ जाता है कि सोमैटिक सेल्स हम किन्हें कहते हैं, जो हमारे बॉडी को बना रहे होते हैं सेल्स, उन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं, सोमैटिक। इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अच्छा, फिर अगर प्रोकैरियोट्स की हम बात करते हैं तो उसके अंदर एक माइटोसिस की तरह का ही एक प्रोसेस हो रहा होता है, उसको हम नाम देंगे बाइनरी फिशन का। लेकिन इसमें आपने ये चीज याद रखनी है, बाइनरी फिशन को हम माइटोसिस नहीं कह सकते या माइटोसिस को बाइनरी फिशन नहीं कह सकते। बाइनरी फिशन माइटोसिस की तरह का होता है लेकिन माइटोसिस नहीं होगा। अब थोड़ा सा मैं इसको बाइनरी फिशन को आपको समझाता हूँ कि आपको समझने में आसानी रहे। बाइनरी का मतलब होता है टू, और फिशन का मतलब होता है सेपरेट हो जाना, या आप इसको कह लें कि ब्रेक डाउन हो जाना। तो जब कोई सेल या प्रोकैरियोटिक सेल दो हिस्सों में ब्रेक डाउन हो जाए या दो हिस्सों में टूट जाए या दो बराबर हिस्सों के अंदर तकसीम हो जाए, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिशन बोलते हैं। अब हम माइटोसिस की फेजेस की बात करेंगे। माइटोसिस को पहले जरा देख लेते हैं, इसको डिस्कवर किसने किया था। एक साइंटिस्ट है वाल्टर फ्लेमिंग, इसने 1880s के अंदर माइटोसिस को डिस्कवर किया था। और फिर इसने कहा कि माइटोसिस की हमारे पास दो फेजेस होती हैं, या आप कह लें कि माइटोसिस दो तरह से हो रहा होता है। एक इसमें जो फेज पहली आ जाती है इसको हम कैरियोकाइनेसिस का नाम देते हैं, दूसरी का नाम है साइटोकाइनेसिस। पहले देखते हैं कैरियोकाइनेसिस क्या होती है। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसी तरह से जो काइनेसिस है, काइनेसिस हम बोलते हैं डिवीजन को। अगर हम अब इसको डिफाइन करें कैरियोकाइनेसिस को, तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। इसी तरह से दूसरी जो फेज है इसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। साइटो हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म को। अब अगर देखा जाए कि साइटोप्लाज्म कहाँ पर होता है, तो ये सेल भी हम इसको कह सकते हैं, सेल के अंदर होता है। और काइनेसिस, जैसे कि मैंने पहले बताया, काइनेसिस का मतलब क्या है, डिवीजन। तो इसको हम कहेंगे डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। मुख्तलिफ जगहों पर आप पढ़ेंगे, किसी जगह पर साइटोप्लाज्म लिखा होगा, किसी जगह पर सेल लिखा होगा, दोनों का मतलब एक ही है। सेल या साइटोप्लाज्म की डिवीजन को हम क्या नाम देते हैं, साइटोकाइनेसिस का नाम देते हैं। अब हम आगे जो फर्दर जिस चीज को लेके चलेंगे, ये जी हमारे पास है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की फर्दर 4 फेजेस हैं, ये 4 फेजेस के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। जो सबसे पहली फेज हमारे पास आ जाती है इसको हम नाम देते हैं प्रोफेज का। अब प्रोफेज में क्या होगा, प्रोफेज के अंदर हमारे पास होते हैं क्रोमाटिन मटीरियल। अब ये जो क्रोमाटिन मटीरियल है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंडेंस होगा। कंडेंस होना है, होना होता है इकट्ठे हो जाना, जम जाना। अब ये कंडेंस होगा और कंडेंस होकर क्रोमाटिन मटेरियल किस चीज में चेंज हो जाएगा, क्रोमो
सोम्स के अंदर चेंज हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको ये डायग्राम के थ्रू भी इसको समझा देता हूँ। ये हमारे पास एक सेल है और सेल के अंदर ये हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्रोमाटिन मटेरियल मौजूद है, जो कि इस तरह से मौजूद है, उलझा हुआ है, जिसमें थ्रेड लाइक ये स्ट्रक्चर होता है, धागा नुमा सा स्ट्रक्चर होगा और एक दूसरे के अंदर बल खाया होगा, मिक्स हुआ होगा। अब इस मिक्स शुदा मटेरियल को हम नाम देते हैं क्रोमाटिन मटेरियल का नाम देते हैं। अब यही जो क्रोमाटिन मटेरियल है इसने कंडेंस होना है और कंडेंस होकर ये क्या बना देगा, हमारे पास क्रोमोसोम्स बना देगा। ये जो मैं बना रहा हूं ये क्या है, क्रोमोसोम्स। अच्छा, अब थोड़ा सा हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास एक क्रोमोसोम है ये दो सिस्टर क्रोमाटिड से मिलकर बना होता है। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी दो सिस्टर क्रोमाटिड्स। अच्छा, फिर इसी तरह से इसके अंदर ये जो मैंने रेड कलर से शो किया हुआ है इसको हम बोलते हैं इसका सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या है, ये वो पॉइंट है जहां पर दोनों क्रोमाटिड्स आपस में मिल रही होती हैं और उस पॉइंट को, उस जगह को हम सेंट्रोमियर का नाम देते हैं। फिर आपको ये हुकनुमा सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दोनों तरफ, इस हुकनुमा से स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं काइनेटोकोर का नाम देते हैं। जो एक क्रोमोसोम है उसके अंदर दो सिस्टर क्रोमाटिड्स होती हैं। अच्छा, अब इसको मैं कुछ इस तरह से भी आपको समझा देता हूं, क्योंकि आगे चल के मैंने डायग्राम के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर यूज किया हुआ है। हम कहते हैं कि हमारे पास एक सिस्टर क्रोमाटिड्स ये है और फिर इसी तरह से जो दूसरी सिस्टर क्रोमाटिड्स है या दूसरा जो हमारे पास फाइबर धागा होगा उसको मैं ये ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ। अब ये हमारे पास ओवरऑल मिलके क्या बन गया, एक क्रोमोसोम। तो जो एक क्रोमोसोम है इसके अंदर कितनी क्रोमाटिड्स होती हैं, दो। इधर मैंने दोनों डिफरेंट कलर से आपको दिखा भी दी हैं। ये भी स्ट्रक्चर ठीक है, आप ये बनाना चाहें, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को ये बनाता हूँ इसलिए मैंने ये इधर आपको बना के दिखा दिया है। बाकी इसमें एक सेंट्रोमियर है जहां से ये दोनों मिल रही होती हैं क्रोमाटिड्स और उसी पॉइंट से एक हुकनुमा सा स्ट्रक्चर बना होता है जिसे हम काइनेटोकोर का नाम देते हैं। अच्छा, फिर फर्दर अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है इसको हम न्यूक्लियर एनवेलप भी कहेंगे, इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी प्रोफेज के अंदर ही। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, फर्दर न्यूक्लियर एनवेलप प्लस जो न्यूक्लियोलस है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब ये जो न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियर इन्वेलप है इसने आहिस्ता आहिस्ता से क्या होना शुरू हो जाना है, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाना। इस तरह से ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा। ये मैंने इधर इसी सेल को ही इसकी अगली फॉर्म में दिखाया हुआ है। फिर हमारे पास क्या होगा, स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाएंगी। अब ये जो स्पिंडल फाइबर बनेगी ये कहाँ से बन रही है, ये सेंट्रोसोम से बनना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें नेक्स्ट आ जाता है कि सेंट्रोसोम हम किसे कहते हैं। अब अगर आप देखें तो ये न्यूक्लियस की सरफेस के ऊपर आपको दो सेंट्रोसोम नजर आ रहे हैं। शुरू में एक सेंट्रोसोम होता है, ये अपनी कॉपी बनाएगा और कॉपी बना के दो सेंट्रोसोम हमारे पास आ जाएंगे। तो इनको हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रोसोम का नाम देंगे। अच्छा, अब यही जो सेंट्रोसोम है, जैसे ये बिल्कुल इधर सेंटर में थे, अब ये थोड़ा सा किधर को मूव करना शुरू कर देंगे। ये वाला जो सेंट्रोसोम इसने मूव करके इस साइड पे आना शुरू हो जाना है और ये वाला जो सेंट्रोसोम इसने मूव करके यहाँ पर आना शुरू हो जाना है। अब ये इधर को क्या आ रहे हैं, ये वाला इधर को ट्रेवल कर रहा है, इसी तरह से दूसरी साइड वाला जो है दूसरी साइड को ट्रेवल कर रहा है। अब जैसे ही ये इधर को मूव करना शुरू करेंगे तो यहाँ से क्या बनना शुरू हो जाना है, स्पिंडल फाइबर ने बनना शुरू हो जाना है। तो ये जो मैंने इधर बनाई है इसको हम स्पिंडल फाइबर का नाम भी देते हैं या फिर हम इसको क्या नाम देते हैं, माइटोटिक स्पिंडल का नाम भी देंगे। अच्छा, अब ये जो स्पिंडल फाइबर या माइटोटिक स्पिंडल बनी है ये कहाँ से बनी है, सेंट्रोसोम से। और इतनी देर में सेंट्रोसोम अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की जानब मूव करना शुरू कर देंगे। या ये वाला जो था ये मूव करके इस साइड पे आ जाएगा और ये वाला जो है ये मूव करके इस पोल के ऊपर आ जाएगा। अब अच्छा, ये तो सारी बात हो रही थी एनिमल सेल की। अब प्लांट सेल की अगर हम बात करें
उसके अंदर ये सेंट्रोसोम मौजूद नहीं होते, तो उसके अंदर भी स्पिंडल फाइबर बनती हैं। तो ये जो स्पिंडल फाइबर हैं जिनको हम माइटोटिक स्पिंडल का नाम देते हैं, ये कैसे बनेंगी? इनके साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये स्पिंडल फाइबर मौजूद होती हैं, और ये स्पिंडल फाइबर या आप कह लें कि जो माइटोटिक स्पिंडल ये एग्रीगेट करेंगे, इकट्ठी होंगी और इकट्ठी होकर क्या बनाना शुरू कर देंगी? स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन इसके पास सेंट्रोसोम मौजूद नहीं होता, इसको आपने एमसीक्यूज में याद रखना है। अच्छा, यहाँ तक अब हमारे पास क्या हो चुका है? प्रोफेज कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट दूसरी फेज हमारे पास कैरियोकाइनेसिस की आ जाएगी, इसको हम बोलेंगे मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होगा? अब ये जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर थी, इन्होंने अब अटैच होना है। अब ये अटैच किसके साथ होंगी? ये अटैच हो जाएंगी क्रोमोसोम्स के साथ। अब ये क्रोमोसोम्स के साथ किस तरह से अटैच होंगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर बन रही थी, जैसे ये इधर से इस सेंट्रोसोम से ये स्पिंडल फाइबर आई और क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ जाके अटैच होगी। यहाँ पर ये जो हमने कहा था हुकनमास स्ट्रक्चर है, जिसको हमने काइनेटोकोर का नाम दिया था, ये स्पिंडल फाइबर जाके उसके साथ अटैच हो जाएगी। इसी तरह से इस साइड वाले सेंट्रोसोम से भी ये स्पिंडल फाइबर आई और उस साइड वाले काइनेटोकोर के साथ अटैच हो गई। इसी तरह से ये आपके पास दोनों सेंट्रोसोम्स क्या बना रहे होंगे? स्पिंडल फाइबर बनाएंगे, और ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ये जाके किसके साथ अटैच हो जाएंगी? क्रोमोसोम्स के साथ। और क्रोमोसोम्स के कौन सी जगह पर जाके अटैच होंगी? काइनेटोकोर वाली पोजीशन के ऊपर। अब जब ये अटैच होंगी उतनी देर में अगर यहाँ पर हम देखें कि जो हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल था वो कंडेंस होगा, क्रोमोसोम्स में चेंज हो चुका था, और ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी, और यहाँ पर मेटाफेज तक पहुंचने में ये मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। अब ये न्यूक्लियस आपको नजर नहीं आ रहा है। ओवरऑल क्या है हमारे पास? जस्ट सेल है, या सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म वाला सारा का सारा एरिया है। अब उतनी देर में ये जो क्रोमोसोम्स है ये लाइन अप हो जाएंगे, और ये लाइन अप कहाँ पर होंगे? ये सेल के इक्वेटर के ऊपर लाइन अप होंगे। अब इक्वेटर किसे कहते हैं? इक्वेटर हम बोलते हैं खते मुस्तकीम को। किसी चीज की या किसी सतह की जो दरमियान वाली लाइन होती है, इसको हम इक्वेटर का नाम देते हैं। खते मुस्तकीम की लाइन की आप कह लें कि लाइन की तरह ये बिल्कुल दरमियान में क्या होना शुरू हो जाएंगे? लाइन अप हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, और फिर इनके साथ जाके ये स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगी। अब जहां पर ये एक लाइन अप हुए हैं और लाइन अप होकर ये हमारे पास एक प्लेट बन जाती है, और इस प्लेट को फिर हम क्या नाम देते हैं? मेटाफेज प्लेट का नाम देंगे। तो मेटाफेज प्लेट जो है ये हमारे पास कहां पर बन रही है? बिल्कुल सेंटर में सेल के, जिसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर ऑफ द सेल बोलेंगे। अब यहाँ तक हमारे पास इसकी दो फेजेस कंप्लीट हो चुकी हैं। बाकी का जो आधा लेक्चर अहम टॉपिक है ये, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके समझाना चाह रहा हूँ ताकि आप इसको अब्जॉर्ब कर लें इजीली और आपको अच्छे से ये समझ आ जाए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका जो अगला बाकी फेजेस रह गई हैं। आई होप कि आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।